वानखेड़े में जो साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच में मैच हुआ वर्ल्ड कप का कल, वो देख के कुछ बहुत ज्यादा मजा नहीं आया मुझे। आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की और साउथ अफ्रीका ने ऐसा किया वैसा किया, क्लासन गजब का और डिकॉक गजब का। लेकिन आप देखिए, इसमें पिच का बहुत बड़ा रोल है। पिच का रोल मतलब वानखेड़े की तो हिस्ट्री ये रही है कि वहां पे बस जाओ और बल्ला घुमाओ। तो मुझे ऐसे विकेट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, ना ही मुझे ऐसे कोई मैच इंप्रेस करते हैं। इन मैचेस में कोई भी बैट्समैन परफॉर्मेंस कर ले तो ये कोई बहुत ज्यादा मुझे इंप्रेस करता नहीं है। एक तो ग्राउंड भी छोटा है, ऊपर से एकदम फ्लैट विकेट है। फ्लैट विकेट है, उसके बाद जाके आपको करना क्या है? बॉलर हमेशा वहां प्रेशर में रहता है और ऊपर से बांग्लादेश के जो बॉलर्स हैं वो तो बेचारे अभी वो यंग बिल्कुल अंडर 19 की टीम से निकल के आए हैं। शरीफुल इस्लाम हुए या आपका वो जो महमूद हसन है, वो बॉलिंग अच्छी करते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर को कुछ तो विकेट से मदद होनी चाहिए ना। अब शुरुआत के बस 2-3 ओवर में जहां बॉल स्विंग होती है तब तक बॉलर के पास कुछ उम्मीद रहती है, लेकिन वहां क्या होता है कि बैट्समैन थोड़ा संभल के खेल लेते हैं। और सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, साउथ अफ्रीका से इंडिया को डर के रहना चाहिए, इंडिया का मैच है, ऐसा वैसा है। वो उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अभी पहले हम कल के मैच की ही अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका ने हमेशा की तरह टॉस जीत के पहले बैटिंग की। तो अब उसमें देखिए आप, अगर ये देखा जाए शुरू के 30 ओवर में उनके 167 रन थे 3 विकेट के ऊपर। तीसरा विकेट उनका 167 पे एडन मार्करम का गिरा है और उस टाइम उनका 30 ओवर में 167 रन स्कोर था। तो अगर ये देखा जाए तो ये सिर्फ 5.25 का स्कोर था, स्कोरिंग रेट था उनका। तो ये कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेट तो नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बॉलर्स उनके पैनिक में आ गए, क्योंकि वो क्या, मुझे लगता है कि वो जो नए बॉलर्स उनके हैं वो थोड़ा सा बैट्समैन की रेपुटेशन की वजह से, क्योंकि क्विंटन डिकॉक वहां सेंचुरी कर चुका था अपनी या सेंचुरी के आसपास था। फिर उसके बाद वो हेनरी क्लासन बैटिंग करने आया। तो कई बार क्या होता है कि बैट्समैन की रेपुटेशन से ये नए बॉलर्स जो हैं वो थोड़ा सा ओवरवेल्म हो जाते हैं, और जो कि वही हुआ। लेकिन अगर आप शुरू के जो उन्होंने बॉलर्स ने ओपनिंग बॉलिंग की थी उसमें जो उन्होंने 2 विकेट निकाले हैं, रीजा हेंड्रिक्स और रासी वंडर हुसैन और रीजा हेंड्रिक्स, ये दोनों एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं कि ये फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन क्या रीजन है कि इन लोगों के विकेट चले गए? यहां सबसे बड़ा, जब ये फ्लैट विकेट होता है तो बॉलर के पास कुछ नहीं है, सिर्फ आप विकेट टू विकेट बॉलिंग करिए। तो शुरू के ओवर्स में जो रीजा हेंड्रिक्स और आपका ये रासी वंडर हुसैन आउट हुए हैं, वो सिर्फ इसी वजह से आउट हुए हैं कि क्योंकि बॉलिंग जो हो रही थी वो सीधे विकेट टू विकेट हो रही थी। अगर ऐसे विकेट के ऊपर आप इनको चांस देंगे, वाइड बॉल करेंगे या इनको विड्थ देंगे, इनका हाथ खोलने का मौका देंगे इनको, तो ये लोग आपको छोड़ने वाले नहीं है। और वैसे भी साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छे प्लेयर्स नहीं है स्पिन बॉलिंग को खेलने वाले, लेकिन वो विकेट टू विकेट तो होनी चाहिए ना बॉल। आप अगर रोहित शर्मा को भी बैटिंग करते हुए देखें, अभी वो जिस तरह से मार पिटाई करते हुए बैटिंग कर रहा है, विकेट पे आती हुई बॉल को वो उसने हमेशा रोका ही है, चाहे वो फास्ट बॉलर करे चाहे स्पिनर करे। तो सेंसिबल बैटिंग तो यही होती है। लेकिन यहां तो थोड़ी बहुत शुरुआत में क्या हुआ कि रीजा हेंड्रिक्स के सामने जो विकेट की बॉल थी वो थोड़ी सी मूव भी कर गई, क्योंकि शुरू में तो मूव करती है बॉल, और इसी वजह से वो बोल्ड हो गया। रासी वंडर हुसैन आउट हो गया क्योंकि बॉल्स विकेट के ऊपर थी। तो इनके सामने या किसी भी टीम के सामने जब आप विकेट पे बॉल करेंगे तो आपको चांसेस ज्यादा हैं, और खासतौर पर फ्लैट विकेट के ऊपर वहां तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता ना। उसके बाद 30 ओवर के बाद जब हेनरी क्लासन बैटिंग करने आया, उस समय तक आपका जो क्विंटन डिकॉक बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका था और उसके बल्ले में बहुत अच्छी तरह से बॉल आ रही थी। तो एक ये बहुत बड़ी चीज होती है कि जब आप 30 ओवर के बाद आपकी टीम बैटिंग कर रही हो, उस टाइम एक सेट बैट्समैन होना जरूरी है। अभी देखिए आप, इंडिया भी बहुत बड़ी गलती ये कर रहा है कि ये लोग ना, जब इनके विकेट गिरते हैं तो अचानक ग्राउंड पे विकेट के ऊपर 2 नए बैट्समैन होते हैं। जैसे आपने पिछले कई मैचेस में देखा होगा, ये रोहित शर्मा आउट होता है, उसके तुरंत बाद शुभमन गिल भी आउट हो जाता है, या फिर श्रेयस अय्यर आउट हो जाता है। और जब विराट कोहली आते हुए सेट ही हो रहा है, उसी टाइम उसके साथ फिर एक नया बैट्समैन आ जाता है। केएल राहुल जैसे पिछले मैच में आ गया था। अब वो तो अगर मान लीजिए वहां पे विराट कोहली भी आउट हो जाए तो इंडियन टीम का फिर कुछ होना मुश्किल है, क्योंकि पीछे तो बैटिंग ही नहीं है। और खासतौर पे पिछले मैच में जहां हार्दिक पांड्या नहीं था,
उसके पिछले मैच में भी हार्दिक पांड्या नहीं था। तो यहां पे श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल को जो मेरी नाराजगी है उनके साथ वो यही है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी बैटिंग इस टाइम हार्दिक पांड्या के ना होने की वजह से कमजोर है। ये आपको गलतियां जितनी जल्दी सुधार लें, अभी तो 2 मैचेस में आप ये गलती करके बच गए हो। सामने वाली टीम या तो ये है कि विराट कोहली के ऑरा में आ गई, या विराट कोहली ने तो खैर अनडाउटेडली बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन कभी कभी अगर मान लीजिए विराट कोहली आउट हो गया तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप डेफिनेटली मैच हार जाओगे। बाकी जो बैट्समैन ये जडेजा आपको एक सपोर्टिंग रोल दे सकता है, लेकिन वो आपको सिंगल हैंडेडली मैच जिता देगा वो कहना मुश्किल है। केएल राहुल भी आके अपना टाइम लेता है, और ऐसा नहीं है वो कि हेनरी क्लासन की तरह बैटिंग करने लगे। उसका एक मेथड है जो कि एक्सेप्टेबल है। उसका तरीका यह है क्योंकि उसको 5वें नंबर पे आके सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। अगर टीम की पोजीशन अच्छी होगी तो वो तेज खेलेगा, अगर टीम की पोजीशन खराब है तो उसको वहां पे स्टैंड लेना है कि नहीं, मुझे टीम को जरा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, ऐसा ना हो कि और विकेट्स गिर जाएं। तो अभी किस्मत से इंडिया की बॉलिंग इतनी अच्छी रही है कि इनको चेजिंग टारगेट्स भी बहुत ज्यादा नहीं मिले हैं। अगर मान लीजिए परसों के न्यूजीलैंड के मैच में ही अगर ये स्कोर 280 की जगह अगर मान लीजिए 350 होता तो मुश्किल पड़ सकती थी ना, क्योंकि फिर आपको विकेट तो बचाना ही है लेकिन आपको स्कोर भी करना है। तो ये चीजें, ये थोड़ा सा इनको अभी स्ट्रीमलाइन करनी है, ये प्लग इन करनी है, ये मिस्टेक्स जो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि अपने विकेट के ऊपर प्राइस लगाना है शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को। ये लोग खेलते बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, टैलेंट है इनमें, लेकिन ये बेवकूफी करते हैं एंड टाइम पे। तो नाउ कमिंग बैक टू यस्टरडेज मैच, 30 ओवर में 167 रन पे 3 विकेट के बाद जब चार्ज लेना शुरू किया क्विंटन डिकॉक ने, तो बांग्लादेश के बॉलर्स को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। और फिर धीरे धीरे वो हेनरी क्लासन भी सेट हो गया। हेनरी क्लासन एक ऐसा बैट्समैन है कि वो अगर 35 बॉल में 35 करे ना तो भी वो 55 बॉल पे सेंचुरी मार देगा। उसका इस कदर हिटिंग एबिलिटी है उसकी। तो इस चीज से इंडिया को भी संभल के रहना है। लेकिन इंडिया के साथ साउथ अफ्रीका का मुझे नहीं लगता कि इतना टफ मैच होगा, क्योंकि देखिए एक चीज ये हो रही है कि साउथ अफ्रीका प्रेफर कर रही है पहले बैटिंग करना, और इंडिया प्रेफर करती है बाद में बैटिंग करना, चेज करना। तो अभी ये तो मुझे नहीं पता है कि कोलकाता की विकेट कैसी होगी, स्विंगिंग होगी या फ्लैट होगी या क्या होगा, लेकिन ग्राउंड बड़ा है कलकत्ता का, तो ये इंटरेस्टिंग होगा इस मामले में कि वहां पे छक्के मारना इतना आसान नहीं होगा। दूसरा, इंडिया की बॉलिंग ऐसी नहीं है कि उस पर हेनरी क्लासन या ये क्विंटन डिकॉक इस तरह से पिटाई कर सके, और फिर इंडिया के स्पिनर्स। तो वहां पे रिजा हेंड्रिक्स और वांडर डूसन पे तो मुझे ज्यादा वो नहीं है, लेकिन डर इन्हीं लोगों से रहेगा। बाकी एडन मार्करम का भी वो फट्टे विकेट वाला ज्यादा बैट्समैन है। उसको हमने एसआरएच के जो कप्तानी करते हुए जब वो बैटिंग करता है हमने देखा हुआ है कि उसका भी वो कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैट्समैन नहीं है। वहां पे शामी का खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शामी का होम ग्राउंड है कलकत्ता। आप लोगों में से शायद बहुतों को मालूम नहीं होगा कि मोहम्मद शामी जो है वो बंगाल से खेलता है रणजी ट्रॉफी, तो वो उसका होम ग्राउंड है। वहां पे शामी का खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर विकेट में जरा सा भी कुछ मूवमेंट हुआ तो फिर तो ये इंडिया के 3 सीमर्स इनका काम तमाम कर सकते हैं। और बाकी कल के मैच में फिर देखिए, जब इन्होंने 30 ओवर के बाद से पिटाई करनी शुरू की तो बांग्लादेश के बॉलर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जब ऐसा फ्लैट विकेट है तो आप मतलब आप जब 30 ओवर में किसी टीम का अच्छा स्कोर हो गया है और उसके बाद देन दे आर स्टार्टिंग टू लुक फॉर प्लेइंग देयर शॉट्स, तो सिर्फ विकेट पे बॉल करने से नहीं होता है, आपको कुछ वेरिएशन लाना पड़ेगा। अब ये जो नए बॉलर्स हैं इनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि फ्लैट विकेट के ऊपर आपको स्लोअर बाउंसर बहुत इफेक्टिव वेपन है आपका, क्योंकि वहां पे बैट्समैन जो है वो आपकी बॉल की स्पीड यूटिलाइज नहीं कर पाता है, उसे अपने हाथ से ताकत लगानी पड़ती है। अगर आप लोगों को याद हो, जब हेनरी क्लासन 90 रन पे पहुंच गया था उस टाइम भी उसने वो महमूद हसन की पहले काफी पिटाई की थी, लेकिन अल्टीमेटली महमूद हसन ने क्या किया, उसको स्लोअर बाउंसर मारा, जिसके ऊपर अपने हाथ से ताकत लगाने की वजह से वो ग्राउंड को क्रॉस नहीं कर पाया और कैच आउट हो गया। अगर वो स्लोअर बाउंसर नहीं होता और वो फुल स्पीड बाउंसर होता तो वो बहुत आसानी से छक्का निकल जाना था। तो ये पता नहीं क्यों ये लोग कोचेस ये बताते नहीं है अपने बॉलर्स को। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज है। देखिए, किसी ने क्रिकेट ना भी खेली हो, अगर आप 150 की स्पीड से बॉल फेंकेंगे और उस पर बाउंसर फेंकेंगे तो बैट्समैन को सिर्फ कनेक्ट करना है,
उसे ताकत कुछ नहीं लगानी है, उसे जस्ट टाइम करना है। लेकिन अगर वहीं वो बॉल की स्पीड 130 या 125 होगी, बैट्समैन को अपने हाथ से ताकत भी लगानी पड़ेगी। तो ताकत लगा के और वो भी बाउंसर के ऊपर ग्राउंड के बाहर फेंकना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो वही एक चांस बनता है फ्लैट विकेट के ऊपर। अगर बॉलर्स ये ध्यान दे देते कल तो शायद कुछ हो सकता था। वैसे तो देखिए सबसे अच्छा वेपन होता है यॉर्कर, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यॉर्कर को 100% एफिशिएंसी के साथ फेंकना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें डर ये बॉलर्स को रहता है कि अगर एक आध मिस हो गई तो छक्का भी पड़ सकता है, फिर वो सीधे छक्का ही पड़ता है। आजकल बैट्समैन जो है वो प्रिपेयर्ड रहते हैं यॉर्कर के लिए। तो अब ठीक है बाद में, लेकिन देखिए बांग्लादेश ने जब बैटिंग की तो ठीक है 382 रन आपको चेस करने थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लान किए बिना चले आए। मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश बिना प्लान किए चला आया। और आप ये कहें अगर कि मुझे तो डाउट नहीं है कि अगर कोई बहुत अच्छी टीम होती तो ये 382 रन चेस भी कर लेती, क्योंकि आप अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग से ही कंपेयर करें तो उन्होंने क्या किया है। उन्होंने पहले 30 ओवर में जैसे 170 रन बनाए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने 211 रन और बनाए हैं आखिरी 25 ओवर में, क्योंकि विकेट्स उनके पास थे और बांग्लादेश के बॉलर्स ने कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की है। जब ये मेहदी हसन मिराज पहले अच्छी बॉलिंग कर रहा था, 7 ओवर में उसने 25 एक रन ही दिए थे, तो उसको पहले ही क्यों नहीं कंटिन्यू किया। वो कुछ भी हो स्पिनर्स के आगे फंसते हैं। और कल के मैच में बाद में जब ये बैटिंग कर रहे थे तो इनके बल्लेबाज बिल्कुल ही नहीं चले। लिटन दास से तो पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो गया है। पिछले मैच में ही अच्छी बैटिंग की थी उसने, लेकिन अब कल उसके बल्ले में ही नहीं आ रही थी बॉल, या पता नहीं कुछ ये डरे हुए खेलते हैं या क्या करते हैं ये साउथ अफ्रीकन के अगेंस्ट या ऑस्ट्रेलियंस के अगेंस्ट, ये ज्यादा ही डर जाते हैं इनके सामने। तो अब बाद में महमूदुल्लाह ने सेंचुरी भी मारी, अच्छी बैटिंग की। तो इन बैट्समैन को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड कप में ये हो रहा है कि मैक्सिमम ग्राउंड्स पे बाद में बैटिंग करना आसान हो रहा है। तो आपको अपना जो है वो दे शुड नॉट लूज देयर हार्ट कि नहीं हम इतना बड़ा स्कोर हो गया है तो हम ये रन नहीं बना सकते। और खासतौर पे ये इंडिया के लिए भी लेसन है, क्योंकि कल कोई भी टीम इंडिया के अगेंस्ट भी 350 रन बना सकती। हालांकि उसका मुझे डर कम है थोड़ा, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग ऐसी है कि इनके आगे इतने सारे रन बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मान लीजिए कल को अगर किसी बैट्समैन का बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिन हुआ या बॉलर्स का कोई कम कुछ परफॉर्मेंस कम आ गया, तो हो सकता है इंडिया के अगेंस्ट 400 रन बन जाए। लेकिन ऐसे में भी आपको अपना ये दे शुड नॉट लूज देयर हार्ट कि नहीं हमसे होगा नहीं, लेकिन उसमें आपको प्लान करना जरूरी है। एकदम पैनिक होके जाने की जरूरत नहीं है, पागलों की तरह बल्ला घुमाने की जरूरत नहीं है। स्टिल यू कैन प्ले योर सेल्फ इन एंड देन टेक चार्ज लेटर इन द इनिंग्स, क्योंकि बाद में बैटिंग हमने देखा है कि आसान हुई है। तो आप 25 ओवर पहले जो बाद में बैटिंग करती है वो पहले 25 ओवर डिफरेंटली खेले और बाद में 25 ओवर का पूरा एडवांटेज उठाए, लेकिन उसके लिए आपके पास विकेट्स होना जरूरी है। मुझे लगता है कि ऐसी कोई थ्रेटनिंग टीम नहीं है साउथ अफ्रीका। और फिर अगर ये लोग बाद में जब बैटिंग करते हैं तो इनकी पोल तो हम खुलते हुए देख ही चुके हैं नीदरलैंड्स के अगेंस्ट, ये कितनी बुरी तरह से एक्सपोज हुए थे। और जरा सा बॉल हिलता है तो साउथ अफ्रीका ही क्या दुनिया का हर बैट्समैन टेंशन में आ जाता है, और दैट इंक्लूड्स इंडिया ऑल्सो। जहां बॉल हिलती है तो फिर वहां बैट्समैन के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगती हैं। वो उस चीज का तो एडवांटेज हमेशा उठाना चाहिए आपको। और जैसा भी कलकत्ता में मैच के टाइम क्लाइमेट हो या जो पिच की कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना चाहिए, पहले बैटिंग करो या बाद में करो, आपको दिमाग से खेलना है खेल। बांग्लादेश फिर अपना मैच हार गया। अभी हालांकि ये है कि 5-5 मैच हुए, अभी 4-4 मैच और बाकी है। अब ये जो टीमें ऐसे हार चुकी हैं बुरी तरह से, इनके पास अभी भी मौका है पार्टी स्पॉइल करने का। ये पता नहीं किसको हरा दे, किसका क्या कर दे, तो अभी ये देखना है। अब जैसे बांग्लादेश, अब इनका मैच है पाकिस्तान से। खैर पाकिस्तान तो वैसे ही कहीं भी नहीं है, वो तो अब मुझे नहीं लगता वो कंपटीशन में है। लेकिन ये साउथ अफ्रीका हुए और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है, इनका भी कोई भरोसा नहीं है। अभी ये क्या किस तरह से करते हैं ये इनके ऊपर है। अभी देखने में सेकंड हाफ में मजा आएगा, क्योंकि अब टीम्स डेस्परेट होना शुरू हो जाएंगी। तो डेस्परेट होके ये लोग क्या काम करते हैं, या तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिकेट खेल सकते हैं या बिल्कुल इनका कबाड़ा हो सकता है। तो अब सेकंड हाफ जो शुरू होने वाला है उसमें मजा आएगा। अब आज ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का मैच है दिल्ली में। मुझे लगता है कि ये काफी वन साइडेड मैच होना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करेगा,
क्योंकि शाम को ये नीदरलैंड को प्रेशराइज भी कर सकते हैं। हालांकि इनको बहुत ज्यादा डर नहीं होगा, लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप में कोई भी टीम किसी भी दूसरी टीम को लाइटली नहीं लेती है। कभी सिचुएशंस चेंज हो जाती है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, उससे कुछ उल्टा सीधा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता तो ये पहले बैटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे 350-400 रन बनाने की, और उसके बाद अपना नेट रन रेट भी सुधारने का इनके पास यही मौका है इसी मैच में, तो इसलिए ये पहले बैटिंग करेंगे ही करेंगे। तो देखते हैं अब नीदरलैंड कैसे आती है इनके सामने। मिलेंगे मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।